नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। हर वर्ष की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि पर्व को पूरे विधि विधान और उत्साह से मनाया जा रहा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्य होने से 1 मार्च मंगलवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के पास रहते हैं। इसी समय चंद्रमा का सूर्य के साथ योग मिलन होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 पहर की पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में शिव मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही करीब 34 करोड़ की लागत की 2 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वेस्टर्न बाईपास के दूसरे चरण का शिलान्यास सीएम के हाथों किया गया। वहीं नगर निगम की सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए सीएम 30 टिपर को हरी झंडी भी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को देखते हुए जिला उपायुक्त अनीश यादव, एसपी गंगाराम पुनियम और एसडीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने अधिकारियों के साथ प्रबंधों का जायजा लिया। आज महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव शक्ति इस अवसर पर भगवान भोले को खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की अवधि तय करने पर मंथन हुआ। बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगावर भी बैठक में मौजूद हुए। बैठक में तय हुआ कि 2 मार्च से 22 मार्च तक टेंटेटिव शेड्यूल पर बजट सत्र चलेगा और 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल गठबंधन सरकार का तीसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि 2, 3, 4 और 7 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि विधायकों को 6 दिन का समय बजट पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 8 मार्च के बाद 14 मार्च को बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम ने कहा कि 14, 15 और 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। यूएनएसआरसी में यूक्रेन संकट पर इमरजेंसी बैठक के पक्ष में दुनिया के 29 देश। भारत ने वोटिंग में फिर नहीं लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 घंटे की बैठक में नहीं बनी बात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब अपने 6ठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल का आयात रोकने का भी प्रयास होगा। यूक्रेन ने रूस के करीब 150 टैंक, 700 सैन्य वाहन, 60 फ्यूल टैंक और 26 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूके के मुख्य प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूके के प्रधानमंत्री के बीच रूस का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कदमों पर सहमति बनी है। यूक्रेन के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान AN-225 था, उसको रूस ने नष्ट कर दिया है। AN-225 26 फरवरी तक ठीक था, फिर 27 फरवरी को एक मिसाइल हमले में AN-225 यूरोपियन संघ ने जंग के बीच बड़ा फैसला लिया है। उसने अपने क्षेत्र से रूसी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ रूस अब उसके फ्लाइंग जोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में 249 भारतीय नागरिकों को सोमवार सुबह एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुदापेस्ट से दिल्ली पहुंची है।
भारत सरकार लगातार अपने छात्रों की निकासी के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन इनमें एक भारतीय छात्र है जिससे खौफ और जान के खतरे के बीच भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा है। युद्ध के बीच फंसी हरियाणा की एक मेडिकल छात्रा ने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि उसे अन्य छात्रों की तरह अपने घर लौटने का मौका मिला था। भारतीय छात्रा यूक्रेन के एक घर में किराए पर रहती है। उसके मकान मालिक ने अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने का फैसला लिया है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने यूक्रेन संकट पर कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, छात्रों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि जो छात्र यूक्रेन से लौट रहे हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार सोचे। लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। यूक्रेन में फंसे छात्रों की आवाज उठाने के लिए फतेहाबाद में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उनके परिवार में खुशी का माहौल हो। सरकार ने कहा था कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द लाया जाएगा, लेकिन सरकार की गलत विदेश नीति के चलते भारतीयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन और हंगरी से आए मेवात के छात्रों ने बताया कि 60 से अधिक मेवात इलाके के बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से जूनियर छात्रों को सबसे पहले निकाला जा रहा है। छात्रों ने बताया कि भारत सरकार की कार्यशैली और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड में पीएम मोदी ने कहा कि जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और कहा कि दंगा करने वाले लोग सपा से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलने में लगे हैं। राम रहीम फिर लौटे रोहतक की सुनारिया जेल। 21 दिनों की मिली थी फरलो। पूरे टाइम गुरुग्राम के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहा डेरा प्रमुख। भिवानी के देवसर गांव में बन रहा अखंड भारत माता का मंदिर में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल बंगलामुखी यज्ञ की पुरोहित में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का दान किया है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इसमें अपना सहयोग करें। भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि सब लोगों को इससे अपना सहयोग देना चाहिए ताकि भारत माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाए। चरखी दादरी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भांडड़ा उपमंडल के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने जो पसीना बहाया है वहां और फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं, उनके नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बीमा क्लेम की कमेटियां बनाई जाएंगी जिसमें 2-2 किसान शामिल होंगे। फसल बीमा आपत्तियों को तुरंत निपटारा किया जाएगा। पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने दादरी के भाटड़ा क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द इस पर संज्ञान लेकर स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र की सीमा घटाने या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। नई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार जिस तरह से 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है वो गलत है। एनसीआर क्षेत्र में करीब 4 लाख ट्रैक्टर हैं जो कानून से प्रभावित होंगे। सरकार को वाहनों को बंद करने की बजाय इसके इंजन में फेरबदल करना चाहिए ताकि लोगों को कम नुकसान हो।
पंचकुला में जिला कांग्रेस ने पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर आसमान से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को फ्री करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि टोल प्लाजा में आसमान के 10 किलोमीटर के गांव को टोल फ्री किया जाए। आसपास के इलाकों को टोल फ्री किया जाए। जींद में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही सचिवालय के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम CDAM को ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न BP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस और टीचर्स ने बच्चों का स्वागत भी किया। बच्चों के अभिभावक जब उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आए तो स्कूल के इंतजाम और माहौल देख काफी खुश नजर आए। नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चे कोरोना के चलते पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए। ऐसे में स्कूल आने पर बच्चे उत्साहित नजर आए। बाठड़ा के मनरेगा श्रमिकों को दिहाड़ी नहीं मिलने से उनमें रोष है। दर्जनों श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अनाज मंडी में एकत्रित होकर बैठक आयोजित की, जिसके बाद उन्होंने SDM के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए BDPO को ज्ञापन सौंपकर बकाया दिहाड़ी दिलाने की मांग की। करनाल में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़कों पर उतरे किसान। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। करनाल में चल रहा आंगनवाड़ी वर्करों का विरोध प्रदर्शन 84वें दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला सचिवालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी जारी की है कि आज वह जिला सचिवालय के सामने हटेंगे नहीं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द उनके साथ बातचीत करे और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सोनीपत में जिला बाल कल्याण विभाग कार्यालय पर CM उड़न दस्ते की टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान दस्तावेजों को खंगाला भी गया है। DSP अजित सिंह की अगुवाई में छापेमारी की गई। प्रदेश सरकार की कार्यशैली के मुताबिक काम में दुरुस्ता लाने के लिए रेड की गई है। पलवल में हथीन के AVT स्टाफ की पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, गौकशी और जानलेवा हमला, ATM काटने और गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 30 संगीन मामले हैं। नूह में ज्वेलर्स की बाइक में टक्कर मारकर आंखों में लाल मिर्च डालकर 20 लाख की ज्वेलरी लूट के मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे ज्वेलर के साथ साथ ग्रामीणों में भी भारी रोष है। इसी मामले में पीड़ित ज्वेलर्स DSP सुधीर तनेजा से मिले और जहां पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अंबाला में शातिराना तरीके के लिफ्ट मांगकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने 4 वारदातें भी कबूल की हैं। वहीं पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने 3 मोबाइल और नकदी भी बरामद किए हैं। पलवल में पुलिस लाइन में पैर फिसलने से फर्श पर गिरकर एक 35 वर्षीय पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। होडल स्थित नायाब कोर्ट में ड्यूटी करता था मृतक। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
सोनीपत में चरित्र पर शक के चलते प्रेमी ने अपने प्रेमिका को पेट्रोल डालकर आग लगाई है और 95% जलने के बाद दिल्ली के अस्पताल में युवती की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8013 नए केस आए सामने और 119 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए और 499 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 240 नए मामलों की पुष्टि, 6 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस 1900 के पार। गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और साथी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप की ये वारदात बताई जा रही है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक घायल व्यक्ति भागता हुआ पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी वारदात से कुछ देर पहले बंद कर दिए गए थे। गुरुग्राम के बसई फ्लाईओवर पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई है। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम भी लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। पंचकुला के व्यापारी ने लुधियाना में होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान पंचकुला के सेक्टर 20 निवासी मनीष सिंघी के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति को लोगों से करोड़ों रुपए लेने थे। पैसे मांगने पर उसे धमकियां दी जाती थी। पुलिस ने सराभा नगर थाने में पुलिस केस दर्ज किया है। पानीपत के ताऊ देवी लाल पार्क में चौकीदारी और माली पर 8 से 9 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। हमले में चौकीदार की मौत हो गई। वहीं घायल माली का इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। साथ ही चौकीदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में भेजा गया है। यमुनानगर के साडौरा थाना क्षेत्र के गांव असमपुर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने खैर की पूछताछ में पता चला कि ये ट्रक झारखंड के गढ़वा जिले के तसूली नदी से लेकर जा रहे थे। इस ट्रक के आगे कार में 2 लोग चल रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में संदिग्ध चोरों ने आतंकियों को 8 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में दोबारा पेश किया है और सागर और सुनील को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही आरोपी जतिन और सुरेंद्र को जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे भी किए हैं। चारों को पंजाब के मर्डर करने वाले को टारगेट करने का मामला है। शिवसेना नेता और एक ट्रैवल एजेंट की हत्या का टारगेट था। आरोपियों से AK-47 समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी गोपी था। गोपी लुधियाना के जेल में बंद है। 2 मार्च को गोपी प्रोडक्शन वारंट पर सोनीपत लाया गया था। उन्हाना के नाहरपुर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से मकान में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो चुकी है। इसके साथ ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 13 करोड़ 32 लाख की कमाई भी हुई है। साउथ सुपरस्टार अजीत की वली में ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और इसका तमिलनाडु में अब तक 81 करोड़ की कमाई भी कर लिया है। रियलिटी शो के इस जेल में कंट्रोवर्शियल सेलेब्स का स्वागत हुआ है। कंगना रनौत ने अपने बेबाक अंदाज में शो की शुरुआत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही में इन दिनों अपने पेरेंट्स के घर बेंगलुरु पहुंची। यहां पहुंचते ही पेपराजी ने उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है, जिसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।